आज का टॉपिक है मानव तथा पर्यावरण के मध्य संबंध, यानी मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप किस प्रकार से तय होती है या किस प्रकार से मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप शुरू से लेकर अभी तक चली आ रही है। सबसे पहले हम मानव की बात करें। अब मानव क्या है? मानव एक जीव है। जीव है इसका मतलब वो एनवायरमेंट का एक पार्ट है। दूसरी तरफ मानव जो है एक भौतिक मनुष्य के रूप में भी अपना वर्क करता है। और भौतिक मनुष्य के रूप में किस प्रकार से वर्क करता है कि वह अपने कार्यों से, अपने क्रियाकलापों से इस पर्यावरण को प्रभावित भी करता है। समझते हैं किस प्रकार से ये अवधारणा शुरू से लेकर अभी तक वर्तमान समय तक चली आ रही है। किस प्रकार से मानव पर्यावरण को प्रभावित करता है या पर्यावरण मानव को प्रभावित करता है। तो ये संबंधों की रूपरेखा किस प्रकार से बनी रही है। तो इन्हीं रूपरेखा को या इसी संबंधों को हम मानव पर्यावरण संबंध कहते हैं। मानव पर्यावरण संबंधों को हमने बीए सेकंड ईयर के अंतर्गत जो विभिन्न स्कूल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने पॉसिबिलिज्म, डेटर्मिनिज्म, नियो डेटर्मिनिज्म, ये जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, यानी हमने संभववाद को पढ़ा, हमने नियतिवाद को पढ़ा, हमने नवनियतिवाद को पढ़ा। तो ये जो रिलेशंस है वो किस प्रकार से बने। जैसे कि सबसे पहला नियतिवाद था, तो नियतिवादी जो विचारधारा थी उसमें मनुष्य तथा पर्यावरण के बीच जो संबंध थे काफी अच्छे थे। मनुष्य एक रिसीवर के रूप में था, एक कंट्रीब्यूटर के रूप में था। धीरे धीरे ये परिभाषा बदलती गई और जो पर्यावरण में परिवर्तनकर्ता के रूप में, यानी वो एक चेंजर के रूप में या एक डिस्ट्रॉयर के रूप में अपनी भूमिका निभाने लगा, क्योंकि वो संभववादी विचारधारा का पालन कर रहा था। वो समझने लग गया था कि जो पर्यावरण है वो उसके खुद की उसके लिए बना है, न कि वह पर्यावरण के लिए बना है। तो इस प्रकार से जो संबंध है, उनके जो रिलेशंस है वो चेंज होते रहे जैसे जैसे समय बदला। बढ़ते हैं कि मनुष्य की प्राकृतिक पर्यावरण के साथ दो तरफा भूमिका होती है। दो तरफा किस प्रकार से होती है कि एक तो वो भौतिक पर्यावरण के जैविक संगठन, जैसे कि हम पर्यावरण के जैविक संगठनों की बात करें कि पर्यावरण जो है वो जैविक तथा अजैविक तत्वों से मिलकर बना है। तो जो जैविक तत्व है जिसके अंतर्गत पादप, हम जीव जंतु और मानव को शामिल करते हैं, तो वो उसका एक अंग है, एक घटक है, यानी पर्यावरण का एक अंग है। और पर्यावरण का अंग है यानी परिवार, परिवार जो है पर्यावरण का, उस परिवार का वो एक सदस्य है। फिर दूसरी तरफ वो क्या है कि वह पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण कारक भी है। अब कारक किस प्रकार से है कि जैसे कि हम कैसे देखें कि मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र को विभिन्न हैसियत से विभिन्न रूपों में प्रभावित करता है। वो उसमें चेंज लाने की कोशिश भी करता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि वो एक जीवीय या भौतिक मनुष्य के रूप में यदि हम कहें कि वह पर्यावरण का एक प्रमुख घटक है, उस रूप में परिवर्तित करता है। वह एक सामाजिक मनुष्य के रूप में या आर्थिक मनुष्य के रूप में पर्यावरण में पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं का वो उपभोग करता है। वह एक प्रौद्योगिकी मानव के रूप में कि हाँ, मैंने टेक्नोलॉजी पर अधिकार कर लिया है, मैं चाहूँ जितना इस एनवायरनमेंट में चेंज ला सकता हूँ। मैं प्रकृति के भरोसे नहीं बैठा रह सकता, मैं प्रकृति में चेंजेस ला सकता हूँ। तो वो कई रूपों में उसकी जो भूमिका है वो निरंतर बदलती रही। मनुष्य के सभी प्राकृतिक गुण, जैसे कि जन्म की बात करें, उसकी ग्रोथ की बात करें, उसके स्वास्थ्य की बात करें, उसकी मृत्यु की बात करें, ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण के द्वारा प्रभावित होते हैं। यानी जो प्राकृतिक पर्यावरण है, वो उसे प्रभावित भी करता है और नियंत्रित करता है। जैसे कि उसका जो जन्म वृद्धि ग्रोथ हुई, तो ग्रोथ में क्या उसको कौन-कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उनको कौन-कौन से विटामिन चाहिए, उसका स्वास्थ्य किस प्रकार से जलवायु से प्रभावित होगा या जल से प्रभावित हो गया या मिट्टी से प्रभावित हो गई, उसका जो मृत्यु है वो किस कारण से होगी। ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो इससे प्रभावित होती है या नियंत्रित होती है वो पर्यावरण से। तो पर्यावरण से वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है? जैसे कि बात करें कि पर्यावरण के अन्य जीवों के प्राकृतिक गुण प्रभावित एवं नियंत्रित होते हैं, परंतु चूंकि मानव अन्य प्राणियों की तुलना में शारीरिक और मानसिक स्तर पर अर्थात प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का जो लेवल है उस पर
वो सर्वाधिक विकसित प्राणी है, अतः वह प्राकृतिक पर्यावरण को बड़े स्तर पर परिवर्तित करके अपने अनुकूल बनाने के समर्थ भी है। यानी हम अपने आप को किस प्रकार से एडजस्ट करते हैं। अगर हमें किसी दूसरे साथ या अलग वातावरण में अगर हमें रहना है, तो हमारा जो कार्य रहेगा कि हम उसके साथ किसी प्रकार से एडजस्टमेंट करें, या अपने आप को उस रूप में अनुकूलित करें। तो अपने आप को अनुकूलित करने के 2 तरीके होते हैं, या फिर तो बदल जाइए या फिर बदल दीजिए। तो बदल देने का अर्थ होता है, बदल दीजिए का अर्थ समझ लेते हैं पहले। बदल दीजिए का अर्थ होता है कि जैसा आपको एनवायरनमेंट मिला है, उसी के अनुसार अपने आप को चेंज कर दो। जो जैसे अगले हैं, उसके अनुसार ढल जाओ। और दूसरा है बदल दो। बदल दो का अर्थ होता है कि आप उनके अनुसार ढल नहीं सकते, तो उनको क्यों ना आप अपने अनुसार ढाल दो, कि मुझे ऐसा चाहिए तो वैसा ही चाहिए। जैसे कि चाहे किसी नए परिवार में किसी महिला का एक वधू के रूप में जाना हो, तो वहाँ पर वो 2 चीज़ें कर सकती है, या फिर तो वो जो सामने वाला जो परिवार है, अगर वो एक अ, उच्च परिवार से जाती है इकोनॉमिक दृष्टि से, और वहाँ पर जब आगे जाती है ससुराल में, तो वहाँ पर उनको थोड़ा-सा लोअर स्टैंडर्ड देखने को मिलता है, तो वो अपने आप को एडजस्ट कर सकती है। तो एडजस्ट क्या करेगी कि वो अपनी जो पहले की जो आदतें हैं, उनको वो कम कर लेगी, और जो मिडल फैमिली है, उसके हिसाब से वो रहने लग जाएगी। या फिर क्या किया जा सकता है कि जो मिडल फैमिली के जो लोग हैं, उसको अपने लाइफ जो स्टाइल है, उसके अनुसार वो चेंज कर ले। तो दोनों ही चीज़ों से वो अपने आप को वहाँ पर अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। तो हम ह्यूमन भी क्या करता है, इसी हिसाब से प्रयास करता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि सूर्य का बहुत तेज प्रकाश गिर रहा है, या ऐसे क्षेत्रों में रह रहे हैं, जहाँ पर सूर्य का बहुत तेज प्रकाश गिर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि सूर्य को तो बदल नहीं सकते कि सूर्य का प्रकाश गिरना हमारे ऊपर कम हो जाए। तो हम क्या करेंगे, या फिर तो उसके अनुकूल ढल जाओ। अनुकूल ढलने का अर्थ हो गया कि उसको सहन करना सीख लो, या फिर बदल दो। अब बदल देने के हम सूर्य को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हमारे घरों के आकार, हमारे घर के अंदर हम रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर का यूज़ करेंगे, कूलर का प्रयोग करेंगे, फैन का प्रयोग करेंगे, हम अम्ब्रेला का यूज़ करेंगे। तो ऐसे करके हमने सूर्य के प्रकाश को कम कर दिया। तो इस प्रकार से हमने चेंजेज़ किया। तो चेंजेज़ करने के लिए मनुष्य क्या करता है कि मनुष्य या फिर तो पर्यावरण में परिवर्तन लाता है, या फिर पर्यावरण के अनुसार ढल जाता है। जब पर्यावरण के अनुसार ढल जाता है, तो वहाँ पर वो कहलाता है डिटर्मिनिज़्म, ठीक है? लेकिन अगर वो पर्यावरण को अपने अनुसार ढालने की कोशिश करता है, उसने एयर कंडीशनर लगा दिया, उसने रेफ्रिजरेटर लगा दिया, उसने फैन, कूलर का यूज़ कर लिया, उसने हीटर का यूज़ कर लिया, तो वहाँ पर पॉसिबिलिज़्म आ जाता है कि वो चेंज कर सकता है। तो ऐसी ही जो रिलेशनशिप है, वो चेंज होती रहती है। तो मानव और पर्यावरण के बीच जो रिलेशंस है, वो चेंज होते रहते हैं, कभी बनते रहते हैं, कभी बिगड़ते रहते हैं, और इसका मूल कारण क्या है? मानव की प्रौद्योगिकी। जब से मानव ने सोचना प्रारंभ किया है, टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा करना शुरू किया है, वो अपने एनवायरनमेंट में चेंज लाने की कोशिश करता रहता है, ठीक है? तो जैसे-जैसे समय बदला है, प्राचीन समय से लेकर अभी जो वर्तमान का जो आधुनिक काल जो चल रहा है, तो मानव और पर्यावरण के संबंधों में बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं। प्रौद्योगिकी यानी हम टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे वह बहुत ज़्यादा पुरानी हो या वर्तमान समय की अत्याधुनिक तकनीकी हो, पर्यावरण में किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन अवश्य लाती है। यानी जो टेक्नोलॉजी है उसका काम ही ये है कि जो नेचुरली जो चल रहा है उसको नेचुरली ना होने दिया जाए, और नए तरीके से होने दिया जाए। तो उसके लिए वो क्या करेगा, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेगा। पंखे का प्रयोग कर दिया, वो हवा कब कैसे आएगी, लो प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा मूव करेगी, फिर हवा आएगी। मनुष्य ने क्या किया, छोड़ो हाई प्रेशर और लो प्रेशर, लाओ मैं आपको एक पंखा बना के देता हूँ। एक स्विच दबाओगे, हवा जितनी हवा चाहिए उतनी हवा मिलेगी, लो प्रेशर, हाई प्रेशर को छोड़। बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपने एयर कंडीशनर का यूज़ कर दिया। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, परिवर्तन ला रहे हैं, पर्यावरण में किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? मानव की धार्मिक विचारधारा व भौतिकवादी दृष्टिकोण ने भी मानव पर्यावरण के संबंधों को बदलने में अहम भूमिका निभाई है। यानी धार्मिक विचारधारा कि उसका धर्म क्या कहता है, और उसको किन-किन चीज़ों की आवश्यकता है। भौतिकवादी दृष्टिकोण, मुझे स्कूल चाहिए, मुझे कॉलेज चाहिए, मुझे एक सभा के लिए ये प्रार्थना का स्थल चाहिए, मुझे रेफ्रिजरेटर, मुझे कार चाहिए। तो जो भी चीज़ें हमें प्रकृति के विपरीत चाहिए, वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में
प्रकृति को समस्या या पर्यावरण में प्रदूषण, जैसे धार्मिक विचारधाराओं के अंतर्गत कह सकते हैं कि कई ऐसे धर्म विशेष होते हैं जिसमें कह सकते हैं पशुओं की बलि दी जाती है, तो पशुओं की बलि देने के कारण कह सकते हैं कि आपका इन्वायरमेंट का जो सिस्टम है वो थोड़ा-सा बदलता है। कई भौतिकवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत देख सकता है कि मुझे तो कह सकता है कि व्हीकल्स चाहिए बहुत बड़ा-सा, तो व्हीकल्स आएगा, धुआँ निकालेगा, धुएँ से एनवायरनमेंट का आपका पॉल्यूशन बढ़ेगा। आपने व्हीकल लिया तो व्हीकल में जो आपने फ्यूल डाला है, वो फ्यूल कहाँ से आएगा? वो एनवायरनमेंट से आएगा। अब एनवायरनमेंट में से आपको उस फ्यूल को कलेक्ट करने के लिए आपने ड्रिल किए, खदानें खोदी, तो ये कुछ ना कुछ चेंजेज़ लाने की कोशिश यानी डायरेक्टली, इनडायरेक्टली आप जो एनवायरनमेंट है, उसमें किसी न किसी प्रकार का चेंजेज़ लाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे-जैसे हमारी जो प्रौद्योगिकी बढ़ी है, भौतिकवादी दृष्टिकोण के नशे में धुत जो हमारा आज का मानव प्रौद्योगिकी यानी जो टेक्नो ह्यूमन है, जो आज आप और हम हैं, वो अपने स्वार्थ और पूर्ति के लिए प्राकृतिक पर्यावरण को बड़े पैमाने पर खूब प्रभावित करते हैं। हमें सर्दी ज़्यादा लग रही है, 2-4 लकड़ियाँ काटी पेड़ की और फटाक से आग लगाई और ये लो आके गर्मी कर दी। तो क्या किया? हमने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। तो इसी प्रकार से उसका जो विध्वंसात्मक जो कार्य होता है, विध्वंसा यानी वो कह सकते हैं कि नुकसान पहुँचाता है। तो वो नुकसान पहुँचाने का कार्य बड़ी ही तेज गति से बिना किसी रुकावट के करता आ रहा है। और परिणाम क्या हुआ कि न केवल पर्यावरण में डिग्रेडेशन हुआ, उसका ह्रास हुआ। डिग्रेडेशन हुआ है पर्यावरण में, उसके साथ-साथ ही उसका खुद का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया है। पेड़ काटे कि पेड़ों से कैसे फर्नीचर बनाऊँगा, पेड़ों से कह सकते हैं कि जलाऊ लकड़ी मिलेगी, पेड़ों से कह सकते हैं मैंने विभिन्न प्रकार से कैसे सजावटी चीज़ों का निर्माण कर लिया, लेकिन पेड़ काटने से क्या हुआ? वर्षा रुक गई, तापमान बढ़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ गई। तो इसी प्रकार से उसने खुद का फ़ायदा करने के लिए एक तरफ तो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया और दूसरी तरफ खुद के भी अस्तित्व को भी नुकसान पहुँचाने का कार्य कर दिया। ठीक है? यदि हम मानव पर्यावरण और संबंधों के पुराने संबंधों पर बात करें कि जो प्राचीन समय के जो रिलेशंस थे मानव और पर्यावरण के बीच में और उनको अगर हम देखें तो क्या देखेंगे? थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ मैं, कि प्राचीन समय में बात करें तो प्राचीन काल में जो ऐतिहासिक जो काल है उसका अर्थ होता है प्राचीन समय का जो ऐतिहासिक काल है, तो मानव और पर्यावरण के दो जो बीच के जो संबंध है वो मित्रवत थे। जो प्रकृति देती है वो ग्रहण कर लीजिए। फल है, अपने आप पक रहा है और टूट के गिरेगा तो खा लीजिए, नहीं टूट कर गिर रहा है तो तोड़ने की कोशिश ना करें। जब जैसे ही आपके खाने योग्य होगा, जो पेड़ है वो अपने आप फल को गिरा देगा। तो ऐसे संबंध थे, प्रकृति को वो देवता से मानता था, प्रकृति को उपहार समझता था, उपहार कह सकते हैं कि ये एक दिव्य शक्ति का हमारे लिए उपहार है, लेकिन अभी इन दोनों के बीच में शत्रुता संबंध है। जैसे भी मनुष्य और हाथ में लिए कुल्हाड़ी देखता है पेड़, वो डर जाता है, उसके आँसू निकल आते हैं कि ये आ गया और मुझे नुकसान पहुँचाएगा। तो प्राचीन समय में प्रौद्योगिकी मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच जो संबंध थे, वो काफ़ी अच्छे थे। लेकिन जैसे-जैसे इसके अंदर परिवर्तन आए, तो बड़े स्तर पर परिवर्तन आने के कारण भयंकर परिणाम और पर्यावरण समस्या हमारे सामने उत्पन्न हो गई। तो प्राकृतिक पर्यावरण में जो बाह्य परिवर्तन हुए, बाह्य परिवर्तन किसने लाए? मनुष्य ने लाए। प्राकृतिक पर्यावरण का अर्थ होता है जिसमें प्राकृतिक का अर्थ होता है नेचुरली। अब नेचुरली जो जैसा है, यानी जितनी गैसें हैं, जितने पेड़-पौधे हैं, जितने जीव-जंतु हैं जो प्रकृति में अपने आप जन्म लेते हैं या अपने आप डेवलप होते हैं। मानव का किसी प्रकार का योगदान नहीं है उसमें, किसी प्रकार से बाह्य परिवर्तन नहीं है। लेकिन इस प्राकृतिक पर्यावरण में कुछ बाह्य परिवर्तन को ग्रहण करने की क्षमता होती है और इस क्षमता को यानी जो चेंजेज़ थोड़े बहुत चेंजेज़ लाता है तो वो अपने आप ठीक कर लेती है। जीभ पर किसी प्रकार का कट लग गया तो आपको ज़्यादा दवाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ठीक हो जाती है। ठीक है? ब्लड निकल रहा है, थोड़ी दूर रोक लेते हैं, ठीक है, नहीं है तो अपना बंद हो जाएगा। तो इनबिल्ट सेल्फ रेगुलेटरी जो मैकेनिज़्म है वो उसमें पर्यावरण में डेवलप होता है। लेकिन जब बाह्य परिवर्तन आप परिवर्तन जो है, इतने ज़्यादा परिवर्तन करते हो, इतने ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हो, कि जो नेचुरली अपने आप जो सेल्फ डिफेंस सिस्टम या सेल्फ क्लीनिंग जो सिस्टम है, उसके से भी ज़्यादा आप परिवर्तन लाते हो,
कि वो अपने आप को आत्मसात नहीं कर सके या उसकी क्षमता से अधिक हो, तो पर्यावरण का क्या होता है? डिग्रेडेशन। यानी छोटे-मोटे से परिवर्तन, जैसे कि आपने चलते-चलते आपको ज़रूरत रही, आपने एक टहनी काटी और टहनी का प्रयोग कर दिया, अपने पशुओं को खिला दिया, कोई बात नहीं। वो टहनी कटी है, थोड़े दिन बाद में उस टहनी की जगह 2 टहनियाँ उग जाएँगी। ठीक है, आपने अपनी आवश्यकता के लिए उसका प्रयोग किया, लेकिन 2 टहनियाँ उग जाएगी, लेकिन आपने पूरा का पूरा पेड़ ही काट दिया, तो क्या होगा? पर्यावरण का अवनयन होगा। आप चूल्हा जलाते हो, गैस के चूल्हे तो अब आए, प्राचीन समय में लकड़ी को जलाकर ही खाना बनाया जाता था। तो उस समय पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ करता था, पर्यावरण एकदम शुद्ध था। अब दोष दिया जाता है कि जो घरों के अंदर जो खाना बनता है, उसमें से जो धुआँ निकलता है, उससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। ऐसा कैसे हो गया? चूल्हा पर खाने बनाने की प्रक्रिया तो शुरू से चल रही आ रही है। एक छोटा-सा उदाहरण अभी पराली से लेकर चलता है। पराली जिसे हम खाखला कहते हैं, कि गेहूँ की भूसी को जलाने का काम किया जा रहा है। तो वो तो प्राचीन समय से चला आ रहा है। प्राचीन समय से ही जब से खाखले का जो भूसी का प्रयोग किया जाता है, पशुओं को खिलाने के लिए किया जाता है। और पंजाब, हरियाणा में बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है और इनका जो खाखला या जो भूसी या जिसे पराली कहा जाता है, उसकी मात्रा अधिक होती है। तो इतनी पराली का आप रिसाइकिल नहीं कर पाते हो, तो उन्हें खेत खाली करने के लिए जलाना पड़ता है। तो वो प्राचीन काल से जमाल जलाते आए हैं, लेकिन नुकसान अब नज़र आ रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा क्यों हो रहा है कि ऑलरेडी दिल्ली जैसे या जो महानगर है, नोएडा वाले क्षेत्र, वहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा धुआँ वाहनों द्वारा हो चुका है। अब ऐसी स्थिति में वो पराली का जो धुआँ आएगा, तो वो और ज़्यादा नुकसान पहुँचाने लगेगा। तो यही कारण है कि हाँ, पराली जलाने से वायु प्रदूषण हो गया, पटाखे जलाने से वायु प्रदूषित होता है। पटाखे पहले भी थे, लेकिन कंपेयरली दूसरे जो ट्रांसपोर्ट्स के जो व्हीकल्स थे, वो संख्या कम थी। तो वो कम थी और ये भी कम थे तब तक। अब वो संख्या बढ़ गई है, ट्रांसपोर्टेशन की संख्या बढ़ गई। बहुत ज़्यादा धुआँ निकलने लगा और इसके साथ-साथ भी पटाखों की संख्या बढ़ गई। तो दोनों मिलकर कह सकते हैं नुकसान पहुँचाते हैं। तो सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम होता है एनवायरनमेंट में, लेकिन ये सेल्फ क्लीनिंग जो सिस्टम है, जब बंद हो जाता है या जो नुकसान आप पहुँचा रहे हो वो इतना अधिक होता है कि सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, तो उस समय पर्यावरण का अवनयन होता है या एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। और उससे क्या होगा? पर्यावरण में विभिन्न समस्या उत्पन्न हो जाती है। वर्तमान समय का जो प्रौद्योगिक मानव या टेक्नोलॉजी जो हर चीज़ को कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी से हो जाए। पेड़ अपना आप कट जाए, चलने के लिए कह सकते हैं कि उसको भी मूवर्स, हार्वर्ड मूवर जो है, वो चाहिए। उसको कह सकते हैं कि उसका हर वर्क कह सकते हैं कि मशीनों से होए। तो वो क्या करता है, प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन लाने का कोशिश करता है। और ये जो परिवर्तन होते हैं, पर्यावरण की सहन शक्ति से कहीं अधिक हो गए और इसी कारण कई जानलेवा पर्यावरणीय समस्याएँ मनुष्य को निगलने के लिए मुँह खोले खड़ी हुई है। कि आओ, इससे ज़्यादा मैं सहन नहीं कर सकती। अब तो इस समस्या की जड़ को ही खत्म करूँगा। अब समस्या की जड़ कौन है? ये, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है ये और यही समस्या लाके खड़ा है। तो पर्यावरण की समस्या क्या करेगी? इसको नष्ट करने में लगी हुई है। कोरोना का इसी का एक उदाहरण दे सकते हैं। आपने पर्यावरण से छेड़छाड़ की, इसी प्रकार के क्या ज़रूरत थी इस प्रकार के वायरस बनाने की? कोई ज़रूरत थी? कोई काम का ज़रूरत था ये वायरस कि भई वहाँ फला-फला काम आएगा या इस कोरोना वायरस को बनाकर कह सकते हैं कि हम पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम को दूर कर लेंगे या इस कोरोना वायरस को बनाकर हम विभिन्न पूरे विश्व में खाद्यान्न की समस्या को दूर कर लेंगे या इस कोरोना वायरस को बनाने के बाद बेरोज़गारी खत्म हो जाएगी, भूखमरी, गरीबी खत्म हो जाएगी। नहीं, कोई उद्देश्य नहीं था। बिना उद्देश्य के हमने ऐसा एक वायरस बना के खड़ा कर दिया कि नहीं, इसका उपयोग किसमें करेंगे? हम मनुष्य को मारने में करेंगे, डराने में करेंगे। देख लीजिए आज हाल क्या है पूरे विश्व के। तो कहने का अर्थ है कि पर्यावरण में परिवर्तन लाने के लिए आप भी कुछ भी ऐसा कुछ प्रयास करेंगे जो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, उस समय पर्यावरण में ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी हो जाएगी
कि जो व्यक्ति है वो खुद उस समस्या की फांस में फंस जाएगा। बढ़ते आगे कि मनुष्य और पर्यावरण के मध्य बदलते हुए संबंधों के ऐतिहासिक परिवेश में अध्ययन का अधिक महत्व होता है, क्योंकि इस तरह के अध्ययन द्वारा मनुष्य को के क्रियाकलापों द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण पर पड़ने वाले कुप्रभावों को अच्छी तरीके से उजागर किया जा सकता है। हमें ये क्यों पढ़ना चाहिए कि मैन एंड इन्वायरमेंट के रिलेशनशिप को क्यों पढ़ें? तो इनको पढ़ने के पीछे कारण क्या है? तो कारण ये है कि जब हम इनको पढ़ेंगे और समझेंगे तो हमें पता होगा कि इनके और हमारे क्या संबंध थे और अभी हमारे क्या संबंध हैं और क्या कुप्रभाव हमारे ऊपर हमारे इन द्वारा किए गए कार्यों का पड़ रहा है। तो इस प्रकार से प्राचीन समय से वर्तमान समय तक मानव और पर्यावरण के बीच जितने भी जो संबंध है उसे 4 चरणों में विभाजित किया जाता है। उन संबंधों को यानी प्राचीन काल से लगाकर अभी तक देखिए, प्राचीन काल का देखिएगा सीधा सा दे रखा है, एकदम नाम पर मत देखिए, उसमें देखिए कि आखेट सबसे पहले मनुष्य क्या करता था, आखेट करता था, भोजन को संग्रहित करता था, उसमें बुद्धि बिल्कुल नहीं थी, वो केवल और केवल चाहता था कि मेरा पेट भर जाए। फिर उसका परिवार बढ़ा, उसकी आवश्यकताएं बढ़ी, उसे खाना रोज नहीं मिलता था, आज मिला 4 दिन नहीं मिल रहा, तो उन्होंने क्या किया, पशुओं को पालतू बनाना सीखा। पालतू बनाना सीखा और अपने साथ रखता था 20, 30, 40, जैसे-जैसे भूख लगे कि इसको खाता रहूँगा और चलता रहेगा काम। तो वो पशुओं को पालने लगा और पशुओं को चराने लगा। अभी भी प्रकृति पर निर्भर है। फिर धीरे-धीरे पता चला कि नहीं-नहीं, इससे तो पेट नहीं भरने वाला, या फिर इन पशुओं को क्या खिलाऊँगा? कभी घास उगती है, कभी नहीं उगती है। कब तक मैं धीरे-धीरे इन पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहूँगा? तो जो पशुचारण की जो प्रक्रिया है उसको समाप्त करने के लिए उसने उसके साथ-साथ क्या किया? फसलों को लगाना शुरू कर दिया। उसने खेती करना सीखा कि खेती करूँगा, खेती से जो फसलें आएगी, उस फसलों में का कुछ भाग मैं पशुओं को खिलाऊँगा, उससे मेरे पशु भूखे नहीं रहेंगे और कुछ भाग मुझे भी मिलेगा। और फिर आया, यहाँ पर भी प्रकृति पर निर्भर है। फिर जो चौथा जो काल आया, वो है विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आधुनिकीकरण या औद्योगिकीकरण का काल, जिससे मनुष्य जो है भौतिक मनुष्य बन गया, आर्थिक मनुष्य बन गया। सबसे ज़्यादा नुकसान पर्यावरण को इसी काल में पहुँचा। इस समय मनुष्य का एकमात्र सोचना था, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित करना धन, ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक संसाधनों को बढ़ाना। तो यही वो काल है, जहाँ से हमारा पर्यावरण का अवनयन प्रारंभ होता है। इन 3 काल में पर्यावरण में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आए जितने, यानी अगर कहें तो 20% परिवर्तन है, इसमें आए तो 80% जो परिवर्तन आए, वो इस काल के अंतर्गत रहे जिसमें हमारा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और औद्योगिकीकरण या नगरीकरण की जो काल है। बढ़ते हैं और सबसे पहले बढ़ते हैं कि मानव और पर्यावरण के संबंधों का जो सबसे पहला जो काल है, वह है आखेट एवं भोजन संग्रहण का काल। ठीक है? अब आखेट और भोजन संग्रहण का काल क्या था? तो ये मानव संस्कृति और सभ्यता के प्रारंभिक काल थे। इसे प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं, प्राचीन काल, आदि काल। इस काल में मानव अपने आप को पर्यावरण का एक अभिन्न अंग मानता, एक घटक था। बिना मानव के पर्यावरण की कोई परिभाषा नहीं थी। उसके जो काम थे, वो क्या काम करता? वो पर्यावरण के अन्य प्राणियों के समान ही थे। ठीक है, आइए खाना खाइए और सो जाइए। यानी जो आदि मानव था, प्रिमिटिव मैन जो था, वो भौतिक मानव के रूप में ही था, क्योंकि उसे केवल एक चीज की आवश्यकता थी, वो थी भोजन, रोटी, कपड़ा और मकान। कपड़ा और मकान अभी तक इसके लिए नहीं आए, केवल भोजन, उदर की पूर्ति, मेरा पेट भर जाए, यही मेरी सबसे मुख्य मांग थी। तो केवल और केवल भोजन तक सीमित था उस समय का मानव।
जब वो आखेट करता था या वो भोजन का संग्रह करता था। फिर उसने आग का आविष्कार सीखा। जैसे आग का आविष्कार किया, उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। तो आविष्कार किया, यानी उसने क्या किया? संभव बनाया। संभववाद आ गया यहाँ पर। प्रकृतिवाद था, भोजन के रूप में सीधे-सीधे प्रकृति पर निर्भर, और आग का आविष्कार करते ही उसके दृष्टिकोण और व्यवहार में परिवर्तन आया। वह पशुओं के मांस को पकाकर खाना शुरू करने लगा। तो प्राचीन समय में वो मानव जो था, वो जानवर का समस्त शरीर जो था उसको आग को भून में कर खाता था। आग जलाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता हुई। ठीक है? अब लकड़ी कहाँ से आएगी? तो वो जंगल काटने लग गया। प्रकृति को, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने लग गए। अब उसको भूनकर खा रहा है, लकड़ियाँ चाहिए, और लकड़ियाँ कहाँ से? जंगल से काट कर ला रहा है। लकड़ियों की मांग में वृद्धि हुई। अब लकड़ियों काटने के लिए उसे औजारों की आवश्यकता थी कि भाई लकड़ी काटे कैसे? तो उसने नए औजारों का आविष्कार किया, पत्थरों के आविष्कार किए, पत्थरों के बने हुए उसने औजारों का आविष्कार करके प्रौद्योगिकी के विकास में दूसरा महत्वपूर्ण चरण था ये। पहले आग, अग्नि का आविष्कार, पत्थरों को रगड़ कर आग जलाना सीखा। फिर उसने पत्थरों के औजार बनाना सीखा। तो ये उसका दूसरा आविष्कार था। इसके साथ-साथ ही उसने लकड़ी काटने के साथ-साथ मनुष्य ने जानवरों को मारने के लिए भी कुछ हथियार बना दिए। इसी प्रकार से कुछ अस्त्र थे और कुछ शस्त्र थे। अस्त्र-शस्त्र आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। शस्त्रों को हाथ में रखा जाता है और अस्त्र जो होते हैं वो फेंक कर प्रयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार से वो धीरे-धीरे प्रकृति का संसाधनों का जो दोहन करने के लिए चल पड़ा। वो एक तरफ फल-फूल को एकत्रित करता था या लकड़ियाँ प्राप्त करता था, और दूसरी तरफ वो क्या करता था? जंगली जानवरों का शिकार करता। आग लगाते समय वो वृक्षों में आग लगाना शुरू कर दिया उसने। तो इस प्रकार से अनजाने में ही, उसको नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो प्राकृतिक पर्यावरण के विनाश का ये प्रथम चरण, उसने जंगल में आग लगाना सीख लिया। इससे अनेक परिणाम सामने आए। मनुष्य ने इस जंगलों में लगने वाली आग से वो डरा, और भागते हुए उसने जानवरों को देखा, और यही और इसी का परिणाम हुआ कि मनुष्य अब आग जलाकर या आग की लपटें देखकर हिंसक पशुओं को भगाना सीख लिया। कह रहा, आग से जानवर भागते हैं, चलो ठीक है, हम आग जलाते हैं। तो इसी आग जलाकर उसने जंगलों में रहने वाले जीवों का विनाश प्रारंभ कर दिया। आर्थिक मानव है। आग ठीक है तो आग बढ़िया है। आग से हमें भोजन प्राप्त होगा। धीरे-धीरे इसी उद्देश्य के साथ जंगलों को आग लगाकर साफ करने लगा। और उद्देश्य क्या था? कि जो वन थे उसमें से रास्ता बनाना। रास्ता बनाने के आग लगा दी, रास्ता साफ हो जाएगा। अपने रहने के लिए, घर बनाने के लिए आग लगाई। अपने खेत बनाने के लिए उसने आग लगाई। तो इस प्रकार से प्रारंभिक मानव में जो है अपनी पेट की पूर्ति के लिए फल-फूल, कंद-मूल के संग्रह, पशुओं के शिकार पर ही निर्भर रहता था। लेकिन इस समय भी कोई ज़्यादा कुप्रभाव पर्यावरण पर नहीं पड़ रहा था। क्योंकि ये जो आगजनी की जो घटनाएँ थी, वो एक स्थान पर ही केंद्रित न होकर दूर-दूर होती थी। एक आग यहाँ लगी, एक यहाँ लगी, एक यहाँ लगी, एक यहाँ लगी। और इस प्रकार की जो घटनाएँ थी, उसको अपने आप ठीक करने के लिए प्राकृतिक पर्यावरण ठीक था। वो अपने आप को वापस सेट कर लेता था। आग लगी है, बारिश करवा दी, आग बुझा दी, या जितनी वनस्पति गई है, उतनी वापस वो उगा देता था पर्यावरण। तो इस प्रकार से ये बैलेंस में चल रहा था। तो जो आग थी वो आदि मानव की प्रथम महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी यांत्रिक उपकरण थी, जिसके द्वारा उसने पर्यावरण में अपने फायदे के लिए परिवर्तन शुरू किया। तो यही वो आग है जिससे अपने फायदे के लिए मनुष्य ने पर्यावरण में परिवर्तन लाने की कोशिश की। डीबी बॉटनी ने, ई केलर ने 1982 में बताया है कि इस काल की सबसे बड़ी विशेषता थी आग के रूप में मनुष्य के हाथ लगने वाले एक पारिस्थितिकी यंत्र, इकोलॉजिकल टूल था उपलब्ध।
इस यंत्र का पर्यावरण में परिवर्तन करने के लिए वो उपयोग करने लगा। अब आग का प्रयोग वो कई तरीके से पशुओं को भूनकर खाने के लिए करना हो या पशुओं को डराकर भगाने में करना हो, इस प्रकार से वो इस आग का प्रयोग, ये प्रारंभिक संबंध है। यानी कैसे एक व्यक्ति, एक मानव जो पर्यावरण पर निर्भर हुआ करता था, वो धीरे-धीरे पर्यावरण में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहा है। पर्यावरण और उस मानव के संबंधों में बदलाव आ रहा है। जो चेंज आ रहा है वो किस प्रकार से आ रहा है। दूसरा जो काल है, वो है पशुचारण का काल। अब इस पशुचारण के काल के अंतर्गत वो क्या परिवर्तन करता है, तो समय के साथ-साथ मनुष्य ने पशुओं को पालना सीख लिया। क्यों सीखा? कि अग्नि के आविष्कार के समान ही ये विश्वास किया जाता था कि अग्नि के आविष्कार के समान ही पशुपालन भी अचानक या अनायास हुआ होगा। अब कैसे हुआ? तो सीधा सा कह सकते हैं, उदाहरण के तौर पर दिया गया है कि मनुष्य के समय कुछ जानवरों को उसने जिंदा पकड़ लिया हो, फिर कुछ दिन बांध कर रखा होगा कि धीरे-धीरे खाऊँगा। जैसे-जैसे भूख लगे कि एक साथ इतने ज़्यादा पकड़ लिए क्या करूँगा? इसी बीच जो छोटे-छोटे जो बच्चे थे, उनको माताओं से दूध पीते हुए देखा हो, तो इस प्रकार से उन्हें पता चल गया कि इनको पालतू बनाया जा सकता है। फिर उन्हें पता था कि इससे मुझे मांस भी प्राप्त होगा और दूध भी प्राप्त होगा। धीरे-धीरे इन पशुओं की संख्या बढ़ती गई, ग्रोथ होती गई। फिर इन पशुओं को रखने के लिए या दूसरे जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने बाड़ा बनाना, रेंच बनाना सीखा। अगर उन जानवरों को सुरक्षित नहीं रखोगे, तो कोई दूसरा या दूसरी कोई लोग या दूसरा कोई जानवर उसे खा जाएगा। तो उसने रेंच या पशुओं के जो बाड़े हैं वो बनाने सीख लिए। तो प्रारंभ में पहले कंटीली झाड़ियों और पेड़ों की टहनियों से बाड़े बनाई, फिर वनों को जलाकर इनके लिए स्थान बनाने लगा। इस प्रकार से धीरे-धीरे विभिन्न रूपों में पर्यावरण का उपयोग वो करना प्रारंभ किया। अब किस प्रकार से वो प्रयोग करता है विभिन्न जानवरों का, तो पालतू पशुओं के लिए उन्होंने अस्थायी आवास बाड़े बनाने के लिए कुछ वन को जलाया, कि इन पशुओं को किस स्थान पर रखा जाएगा। उसके लिए उसने क्या किया, वनों को जलाया और उसके लिए बाड़े के लिए एक जगह बनाई। फिर उस बाड़े की जो चारदीवारी के निर्माण के लिए उसने कटीली झाड़ियों को लगाया और पेड़ों की टहनियों और शाखाओं का प्रयोग किया। फिर पालतू पशुओं के लिए वो चारों का संग्रह करने लगा। फिर अपने भोजन के लिए फल-फूल और कंद-मूल संग्रह व जंगली जानवरों का आखेट भी करने लगा। तो इस प्रकार से पशुपालन के साथ-साथ आदि मानव ने एक साथ रहना सीखा, सामूहिक जीवन को जन्म दिया। वो अपने पालतू पशुओं को हिंसक जंगली जानवरों से सुरक्षित रहने के लिए कई लोगों के साथ रहना ज़रूरी समझा, कि हम 2 या 2 से अधिक लोग एक साथ रहेंगे, तो ही हमारे इन जानवरों की रक्षा हो सकती है। तो धीरे-धीरे ये एक समाज बनने लगा, 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ रहने लगे। लेकिन उनके सामूहिक जीवन के साथ-साथ उनका घुमक्कड़ जीवन बना रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी वो स्थायी रूप से एक स्थान पर रहने लगे। वो धीरे-धीरे घूमने लगे, क्योंकि उन्हें खुद के लिए भी भोजन चाहिए था, पशुओं के लिए भी जल और भोजन और चारे की व्यवस्था चाहिए थी। इसलिए वो ट्रांसहुमेंस के रूप में, ऋतु प्रवास के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान में नोमैडिक जो हेडिंग है, यानी घु जो घुमंतु चरवाहे के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने लगे। अतः इनके जो आवास थे, अभी भी अस्थायी थे। स्थायी रूप से वो एक स्थान पर नहीं रहने लगे। धीरे-धीरे पालतू पशुओं की संख्या भी बढ़ने लगी और उनके परिवार की संख्या के सदस्यों की संख्या भी बढ़ती गई। जैसे-जैसे इनकी संख्या बढ़ी, पर्यावरण के जो प्राकृतिक संसाधनों का जो उपयोग है, वो भी बढ़ गया, क्योंकि आवश्यकताएँ बढ़ी। सबको खाने के लिए जगह सामान चाहिए था, शिकार ज़्यादा चाहिए था, कंद-मूल ज़्यादा चाहिए थे, रहने के लिए स्थान भी बड़ा चाहिए था। लेकिन अभी भी प्राकृतिक पर्यावरण का इस पर कोई खास बुरा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उनकी जो संख्या थी, वो अभी भी सीमा के अंदर थी। तो प्राकृतिक जो इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में जो आत्मसात करने में सक्षम था, उसने स्वीकार कर लिया, हाँ ठीक है चलेगा। हम घर में 4 आदमी रह रहे हैं, 1 आदमी और रह लेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? लेकिन आपका एक घर और उस कमरे घर में 2 ही कमरे हैं, अब ऑलरेडी आप 6 रह रहे हो और कहे कि 4 और आ जाए, तब तो मिसबैलेंस होगा। तो इस समय भी आपके दोनों के जो संबंध थे,
वो लगभग ठीक थे। फिर आया पौध पालन और कृषि का काल। तो पौधों का भोजन के लिए पालना, मनुष्य द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के जैविक संगठन पर विजय हासिल करने का महत्वपूर्ण प्रयास माना जाता है। यानी अभी उसने पौधों को उगाना स्टार्ट कर दिया। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन पौधों को उगाने लग गया जो पौधे उसके लिए उपयोगी थे। तो यहाँ पर छाँट यानी जो सिलेक्शन जो है वो प्रवृत्ति काम आ जाती है। ऐसी स्थिति में कई ऐसे पौधे जो हमारे काम के होते हैं उन्हें तो हम रख देते हैं और दूसरे जो काम के नहीं होते हैं उन्हें हम खरपतवार के रूप में नष्ट कर लेते हैं। यही हुआ मनुष्य के साथ। तो धीरे-धीरे वो प्रकृति को काबू करने में प्रयत्नशील होता रहा। पशुपालन के बाद पौध पालन यानी पौधों को पालना या कृषि कार्य जो था, उसके विकास का एक नेक्स्ट स्टेप था। तो इस डेवलपमेंट की जो नेक्स्ट स्टेप जो था, उसने अपने जो घर थे, जहाँ पर वो रहता था, वहाँ पर उसने क्या किया कि जो वो फल तो पहले से ही खाता था। तो फलों के द्वारा जो बिखेरे गए जो बीज थे, उनको उगते देखा और उनसे पौधे बनता देखा और पौधे से वापस फल निकलते हुए देखा। उन्हें लगा कि ऐसे तो मैं इन बीजों को लगा-लगा के वापस पौधे बना सकता हूँ, क्यों मैं कंद-मूल के लिए जंगल-जंगल घूमता हूँ? मुझे जो फल चाहिए वो तो मैं मेरे घर के पास ही लगा सकता हूँ। और यही से इच्छा जागृत हुई और उसने उन पौधों को पालना शुरू किया, जो उसके लिए उपयोगी। अब वो घूमता नहीं है, वो स्थायी रूप से एक ही स्थान पर रहने लग गया, क्योंकि उसको जो पौधे या जो फल चाहिए थे, वो उसके घर के पास ही मिल रहे। तो यही से कहा जाता है कि वो स्थायी रूप से वहीं पर एक स्थान पर रहने लगा। उसको फल-फूल मिल रहा है, उसको मांस के रूप में पालतू जो जानवर है वो वही मिल रहे हैं। लेकिन कुछ जो लोग थे वो अभी भी घुमक्कड़ जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो इस समय खाद्यान्न फसलों के साथ कृषि की जाने लगी और एक साथ एक ही स्थान पर रहने के कारण वहाँ पर सामाजिक वर्ग बनने लगे। इन फसलों को उगाने के लिए उन्हें पानी की आवश्यकता थी, पीने के लिए पानी की आवश्यकता थी, पशुओं को पिलाने के लिए पानी की आवश्यकता थी। यही कारण है कि विभिन्न नदी घाटियों के आसपास विभिन्न सभ्यताओं का विकास हुआ। नील ये जो नाइल रिवर है, जो इजिप्ट की